नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल कृषि जानकारी लिए कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी का स्वागत है। भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहां की 80% जनसंख्या आज भी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हमें रासायनिक कृषि की ओर ले गई, जिसके दुष्प्रभाव आज मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर देखने को मिल रहे हैं। आज ज़रूरत है एक ऐसी कृषि पद्धति की ओर बढ़ने की जो हमें इन दुष्प्रभावों से दूर ले जाए और कृषक रसायन मुक्त खेती कर एक स्थायी जीविका को अपना सके। आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौनी से सोशल साइंस डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुभाष शर्मा जी हैं। डॉक्टर सुभाष, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। डॉक्टर सुभाष, जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमारा देश जो है वो एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है, कृषि प्रधान देश हम कहते हैं। बात की जाए हिमाचल की कृषि व्यवस्था की, तो वो किस प्रकार की है, कैसे उसे आप देखते हैं? हिमाचल की अगर हम कृषि की बात करें जी, तो हिमाचल प्रदेश में जो कृषि क्षेत्र है जी, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अंग है। हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 10 लाख के करीब किसान हैं। उनमें से अगर हम देखें तो 90% के करीब हमारे जो किसान हैं वो सीमांत और छोटे किसान हैं। जी, और साथ साथ अगर हम कृषि योग्य भूमि की बात करें तो हमारे पूरे क्षेत्रफल का लगभग 11% कृषि जो भूमि है वो कृषि योग्य है। और अगर इसमें इरिगेशन की बात करें तो लगभग उसी का 10% हमारा कृषि योग्य भूमि है। जी, और कृषि अगर क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जी, लगभग ये 12% के करीब जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है, इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता है। और हिमाचल की लगभग हमारे 58% के करीब वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है। जी, और साथ साथ में हिमाचल कृषि की एक विशेषता ये है कि हमारे जो लैंड है वो इकट्ठी नहीं है, कंसोलिडेटेड नहीं है, बहुत ही स्कैटर्ड है। तो उसके कारण भी हम मैकेनाइजेशन और बाकी सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तो आजकल अगर कृषि की बात करें तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर, कृषि के अंदर हॉर्टिकल्चर एक बड़े अच्छे रूप में उभर रहा है। जी, और आजकल लोग थोड़ा कृषि की जो पारंपरिक जो जैसे हमारी फसलें थी उससे हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ बदलाव जो है वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो परंपरागत कृषि थी उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। बात की जाए अलग तरह की कृषि पद्धतियों की कि किस तरह की कृषि पद्धतियां रहती है, और अगर हम वर्तमान समय में हिमाचल में इसकी बात करते हैं तो आप किस प्रकार की कृषि पद्धतियों को देखते हैं? वर्तमान में जो हिमाचल में जो कृषि पद्धतियां लोग अडॉप्ट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक तो जो हमारे जो ज़्यादा लोग कर रहे हैं जैसे रासायनिक खेती सबसे पहले है जी, उसके साथ साथ में हमारी जैविक खेती जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, जी, और साथ साथ एक हमारी जो प्राकृतिक खेती है जिसको नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं उसको आजकल यूज़ कर रहे हैं लोग। जी, तो हमारी जो हमारी कृषि रासायनिक कृषि है वो बड़े सालों से हरित क्रांति के बाद चल रही है। तो हम अपने प्रदेश में तीनों ही तरह की पद्धतियों को जो है वो देख रहे हैं। बात करें हरित क्रांति की, आपने हरित क्रांति की बात की, रासायनिक कृषि की, जिसने हमें हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न में जो है आत्मनिर्भर बनाया। कि आज के समय में हम कह सकते हैं कि हम खाद्यान्न की दृष्टि से देखें देश को तो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। ऐसे में यदि हम इसकी ज़रूरत की बात करें कि क्यों इसकी ज़रूरत उस समय में महसूस हुई जबकि हम परंपरागत खेती से जुड़े हुए थे, तो ऐसे समय में क्यों इसे अपनाया गया? अगर हम जैसे रासायनिक खेती की बात करते हैं तो 60 से पहले तो रासायनिक खेती नहीं थी और हम पारंपरिक खेती कर रहे थे। जी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसको फीड करना है तो एक हमारे सामने एक विषय आ गया, इसका एक समस्या थी। तो उसके बाद 60s में ये हमारी जो हरित क्रांति आई तो उसमें हमारा जो ड्वार्फ वैरायटीज़ को यूज़ करना, हाइब्रिड को यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ में फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, एग्रोकेमिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो हरित क्रांति उस टाइम ज़रूरत थी कि हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या को उसको फीड कैसे करना है। तो ये हमारी बहुत ही उस टाइम समस्या थी। फिर इससे जब हम हरित क्रांति आई तो इससे प्रभाव जो हमारा पड़ा तो इसके हम जो पहले फूड डेफिसिट होते थे
या हमारे पास सारा इंपोर्ट करना पड़ता था। तो अब हम हरित क्रांति के बाद हमारा फूड सरप्लस हो गया जी। जब फूड सरप्लस हो गया तो अब हमारे जैसे बफर स्टॉक हैं वो हमारा फुल हो गया हुआ। अब जैसे कि हम इकोनॉमी जो फूड सरप्लस की तरफ जा रहे हैं जी। और हमारा जो बफर स्टॉक है, जैसे हम कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, कभी क्रॉप लॉस हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया जी। या कुछ और भी परिस्थितियां अगर आती हैं तो हमारे लिए इतना पूरा अन्न का भंडार है कि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं। जी। साथ साथ में जो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा चलता है जी। जिसमें हमारे उचित मूल्य की दुकानों में जो राशन दिया जाता है लोगों को, उसका भी सारा जो स्टॉक होता है वो हमारे पास अब बहुत इसमें हो गया। तो इसका हरित क्रांति से हम जो है फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस की तरफ आ चुके हैं। जी। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि हर चीज़ के जो है, हर सिक्के के कहते हैं दो पहलू होते हैं कि उसका कुछ अच्छा भी रहता है और कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। तो ऐसे ही हरित क्रांति भी हमारे लिए काफ़ी कुछ लेके आई है। जैसे आपने कहा कि आज के टाइम में हमारे पास बफर स्टॉक है, हम खाद्यान्न में जो है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। तो अगर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें, इसके प्रभावों को देखें, तो वो आप कैसे देखते हैं? पॉजिटिव तो एक बहुत बढ़िया जो हमने पहले ही बात जी। की, क्योंकि हम अब खाद्यान्न का परिपूर्ण हो गए हैं। इसमें फूड सरप्लस है। हमें किससे अब हम निर्यात कर रहे हैं, चावल निर्यात कर रहे हैं, बासमती निर्यात कर रहे हैं, तो वो तो हम हो गए। उसका हमारा जो सबसे अच्छा प्रभाव जो उसका लग रहा है कि हम फूड सरप्लस है। जी। अगर हम दुष्प्रभाव, कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, तो दुष्प्रभाव हरित क्रांति के इसलिए हुए या जो कि उसमें हमने किसी भी चीज़ का ओवर यूज करना शुरू कर दिया। ओवर यूज जैसे हमारा केमिकल का यूज़, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा एप्लीकेशन शुरू कर दिया, तो उसके कुछ अब धीरे धीरे दुष्परिणाम थोड़े से आ रहे हैं। जी। तो सबसे जैसे कि हमारा एक तो दुष्परिणाम आ रहा है कि हम ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, जैसे फर्टिलाइज़र का, एग्रोकेमिकल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो मिट्टी जो है किसकी उर्वरा शक्ति जो कम हो रही है इसकी। तो एक तो सबसे बड़ा है कि हमारा कार्बन कम हो रहा है, ये एक बड़ा चिंताजनक विषय आ रहा है जिसमें हमारी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स बढ़ रही हैं। और उसके साथ साथ में दूसरा जब हम धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसमें जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, को लागत है खेती की, वो भी साथ साथ में बढ़ रही है। जी। जब लागत बढ़ रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि जो फार्मर का जो शुद्ध लाभ है वो कम हो रहा है। जी। जो शुद्ध लाभ कम हो रहा है तो फार्मर को बेनिफिट, जो शुद्ध लाभ कम हो रहा है तो उस कारण क्या हो रहा है, जो फार्मर बैंक के पास जा रहा है, उसका लोन, बैंक से लोन ले रहा है, तो एक किस्म से डेब्ट ट्रैप में, जो डेट ट्रैप है उधार वाले, उसमें ट्रैप में फंस रहा है। जी। तो एक तो ये है उसका। और दूसरा साथ साथ में हमारा इसका ये जो दुष्परिणाम हुआ कि हमारी जो परंपरागत फसलें थी वो भी हमारे सिस्टम से वाइप आउट हो गई। अगर हम देखें तो आजकल हमारा क्या रह गया, जो वीट रह गया और राइस रह गया, पैडी रह गया। लेकिन पहले हमारी कितनी फसलें होती थी, बाजरा होता था, मोटा अनाज होता था, हमारे डिफरेंट अलग अलग तरह के चावल होते थे। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि उनका एरिया कम हो गया और फ्रूट्स और वेजिटेबल का एरिया बढ़ गया। उसमें हम ज़्यादा एप्लीकेशन, उसमें फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन भी ज़्यादा कर रहे हैं और बाकी एग्रोकेमिकल्स की, अब जैसे सेब की बात करते हैं तो सेब में हम 10 से 12 स्प्रे कर रहे हैं। आप अनार की बात करें तो उसमें 15-16 की स्प्रे जा रही है। बाकी सब्जियों में भी सारा स्प्रे जा रहा है। तो उस कारण जो इनका जो स्प्रे से और फर्टिलाइज़र यूज से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे स्वास्थ्य पे भी आजकल अब हम गांव में ही देखते हैं, जो किसान हैं उनको भी बीपी शुगर के पेशेंट हैं, कईयों को एलर्जी हो रहा है और साथ साथ में इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा साथ साथ में एक जो केसेस आ रहे हैं, अब धीरे धीरे प्रमाण आ रहे हैं कि वो कैंसर की तरफ भी हमारे बढ़ रहे हैं, जो एग्रोकेमिकल का स्प्रे हो रहा है तो उसकी वजह से। तो ये सारे इसके दुष्प्रभाव हमें नज़र आ रहे हैं। जी। तो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने बात की, मिट्टी की उर्वरता तो कम हो ही रही है, साथ साथ हम देखते हैं कि जो ये रासायनिक कृषि है इसमें पानी का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ऐसे में ये इस पे कैसा इफ़ेक्ट कर रहा है? ये आपने बहुत अच्छी बात की कि क्योंकि जो भी अब इस रासायनिक खेती में हम जो भी लगाते हैं, चाहे फसलें लगाते हैं रासायनिक खेती की विधि से, तो उसमें सारी इनपुट इंटेंसिव है। इनपुट में आपका जो खाद्य भी ज़्यादा लगेंगे, एग्रोकेमिकल भी, और सबसे ज़्यादा पानी। जी। तो पानी का भी अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पानी की समस्या हो रही है, पीने की समस्या आ रही है। तो अब एग्रीकल्चर कैसे होगा, ये एक बहुत पानी पे भी इसका कुप्रभाव पड़ ही रहा है। जी। हाँ जी सर, जिस तरह से आपने रासायनिक कृषि की जो है हम कह सकते हैं ड्रॉबैक्स जो हैं, उसमें जो कमियां हैं वो आपने हमें बताई। यदि हम इस रसायन मुक्त खेती करना चाहें तो कौन सी आप पद्धति को कहेंगे कि जो आज के समय में हमारे प्रदेश पे जो है लोगों को अपनानी चाहिए, कृषकों को अपनानी चाहिए, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो? हम
अभी आजकल के समय की बात कर रहे हैं हम, जी। तो हमारे में प्राकृतिक खेती इसका एक अल्टरनेटिव है। जी। तो प्राकृतिक खेती में जो प्राकृतिक खेती की विशेषता प्राकृतिक खेती की है, तो जी। वो है कि हम प्रकृति की को बिना डिस्टर्ब किए जी। उसमें हम जो क्रॉप कल्टीवेट करें। जी। और प्राकृतिक खेती में यही है कि जो हमारा जो भी सारे जो पोषक तत्व फसलों को चाहिए वो हमारे सारे इन्वायरमेंट में है या धरती पे हैं, वो सारा कुछ यहाँ अवेलेबल हैं। जी। तो ये हमारा प्राकृतिक खेती एक इस रासायनिक खेती का एक अच्छा अल्टरनेटिव आजकल है हमारे पास। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हम प्राकृतिक खेती को और अधिक सरलता से समझना चाहें वो क्या है, और यदि इसके हम स्तंभों की बात करें कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो वो भी आप हमें बताएं। पारंपरिक का एक तो पारंपरिक खेती का और अपना प्राकृतिक खेती का जी। एक सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो भी इनपुट हमें चाहिए जी। वो हमारे यहाँ फार्म पे उपलब्ध होंगे सारे। जी। हमारे मैक्सिमम जो इनपुट्स हैं वो सारे मैक्सिमम जो है वो उपलब्ध हमारे फार्म पे रहेंगे, और बाहर इसमें मार्केट पे डिपेंडेंस अप्रॉक्सीमेटली 90% नहीं रहेगी। जी। इसमें सारा का सारा हमारे फार्म पे होगा। जी। जब फार्म पे होगा तो हमारी मार्केट पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि हम फार्मर को बाहर से कोई चीज़ लेनी नहीं पड़ेगी, तो उसका कहीं से उसको उधार मिलेगा, उससे सारे फार्म पे है उसके। और साथ साथ में पारंपरिक खेती में क्या है कि हमारे उसकी कॉस्ट ऑफ जब सारी चीज़ें यहाँ पे फार्म पे अवेलेबल हैं तो उसकी कृषि लागत भी कम होगी। तो एक तो ये है कि इसका फार्मर की इनकम इससे बढ़ेगी। जी। तो और साथ साथ में सारे कृषि तत्व आपको वहीं मिल रहे हैं। जी। और जो भी इसके इनपुट्स बनेंगे वो सारे जो हमारी गाय, दो देसी गाय है या गाय है, तो उसी के गौमूत्र और गोबर से बनेंगे। तो आजकल हमारे हर घरों में ही अभी गाय होती है, तो वहाँ पे हमारा सारा गाँव का गोबर भी होता है और गौमूत्र भी होता है। तो अब इससे ये भी होगा कि हमारा जब हम ये प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारी जो देसी गाय उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जी। अगर हम स्तंभों की बात करें जी। तो इसके 4 स्तंभ होते हैं। जी। तो इसमें सबसे पहले बीजामृत होता है, एक जीवामृत होता है, दूसरा स्तंभ जीवामृत है, तीसरा आपका आच्छादन होता है जिसको मल्चिंग भी हम बोलते हैं, और चौथा बापसा होता है। जी। तो पहला जो हम बीजामृत की बात करते हैं, तो बीजामृत में क्या होता है कि जैसे हम सीड को ट्रीट करते हैं, जैसे शुरू में लगाने से पहले ट्रीट करते हैं, या नर्सरी को आपने जब ट्रांसप्लांट करना है उससे ट्रीट करेंगे, तो उससे ये होगा कि उसको बीमारियां कम लगेंगी, और अगर सीड है तो जर्मिनेट अच्छा होगा। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है बीजामृत के। बीजामृत में क्या है, गौ का गोबर होगा और गौ का मूत्र होगा और जला हुआ चूना होता है इसमें। एक तो आप बीजामृत हो गया जिसमें सीड को हम ट्रीट करते हैं। उसका जो दूसरा जीवामृत है, जो जीवामृत इसका है कि ये जो आपका रसायनों का एक सब्स्टिट्यूट होता है। इसमें सारी न्यूट्रिशन जो कहाँ से मिलेंगे आपको, जो जीवामृत से मिलेंगे। तो जीवामृत एक तरल पदार्थ होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि गौमूत्र होता है, गौ का गोबर होता है, और कुछ हम 1 किलो या 1 से 2 किलो हम जो हमारी दाल होती है, चने की दाल होती है, या उसको बेसन उसको लेते हैं, तो उसको सारे हम मिक्स करके बनाते हैं। और साथ में हम मेड की मिट्टी, जो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल होती है, उसमें क्योंकि वहाँ पे अच्छे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो सारे उससे करते हैं। तो उससे सारा जो है, और गुड़ भी डालते हैं उसमें, तो सारा उसमें एक न्यूट्रिशन होता है। तो उसमें जो पूरे पोषक तत्व हैं वो हमें जीवामृत से मिलेंगे। उसके बाद में अब हमारा आता है आच्छादन। आच्छादन जो मल्चिंग होता है, तो मल्चिंग का मतलब ये है कि आपने जो आपका जो बचा हुआ क्षेत्र है उसको ढकना है। जो हमने अपने जो भी फसलें लगा दी हैं उसमें जो बच गया जो एरिया जिसमें फसलें नहीं, उसको हमने ढकना है। उसे ढकने का एक प्लस ये है, उसको ढकने का प्लस पॉइंट है कि आपका पानी बाहर नहीं जाएगा, ट्रांसपिरेशन उसको बाहर वातावरण में नहीं जाएगा, उसका प्लस ये है। और साथ साथ में क्या होता है कि इसमें जो हमारे अर्थवर्म्स होते हैं, तो अर्थवर्म्स होते हैं वो अंदर, क्योंकि उनको धूप में काम नहीं कर सकते हो, तो दिन में वो काम नहीं करते हैं, लेकिन जब आच्छादन होगा तो क्या करेंगे वो कि वो अपना काम करते रहेंगे, वो उर्वरा शक्ति को बनाते रहेंगे, तो और अपनी जो मिट्टी है उसको पोरस बनाते रहते हैं, भुरभुरी बनाते रहते हैं। तो ये मल्चिंग आपका, उसमें चाहे क्रॉप लगा दो आप, चाहे आपका मल्चिंग ये होता है कि आपका जो पुरानी क्रॉप का रेजिड्यू बचता है उसको भी कर सकते हैं। तो एक तो ट्रांसपिरेशन हो गया आपका, जो हमारे अर्थवर्म्स हैं वो भी आपके अच्छा सा काम करते रहेंगे दिन में भी, और साथ में जब सड़ जाएगा ये तो हमारा ह्यूमस का काम करेगा, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक कार्बन उसमें बढ़ेगा। एक तो ये है।
और साथ साथ में बापसा होता है। बापसा की आपका जैसे भुरभुर, जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो उसमें कुछ पानी का भी होता है, जो कुछ पोर जो आप पानी के होंगे, कुछ आपके उसमें क्या बोलते हैं आपने, हवा के होंगे, तो पोरस हो जाएगी सॉइल, तो उसमें पानी ज़्यादा रिटेन रहेगा, तो उससे आपका वाटर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ये 4 स्तंभ है। और साथ साथ में हम इसमें जो अपनी जो प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, उसमें हम एक फसल, बहु फसलों की बात करते हैं जी। एक ही फसल नहीं लगाएंगे, मोनोक्रॉप नहीं, एकल फसलें नहीं लगाएंगे, एकल फसल नहीं लगाते हैं हम, उसमें बहु फसलें लगाते हैं। एक जो मेन क्रॉप होगी, मुख्य फसल होगी, और साथ साथ में आपकी जो है जो अंतर फसलें भी लगाते हैं, उसमें चाहे 1, 2, 3 हो सकती हैं। और अंतर फसल हम वो लगाएंगे जैसे आपका ये आपका जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलें इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट से भी नाइट्रोजन फिक्स करते रहते हैं, तो जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है जो हमारे प्लांट्स की, वो भी पूरी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें जो ये स्तंभ है हमारे प्राकृतिक खेती के। जी, तो हम कह सकते हैं जो भी चीज़ें प्राकृतिक खेती में, जिन भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो सारी जो है हमें हमारे आसपास में ही जो है वो बड़ी सरलता से मिल जाती है। डॉक्टर साहब, जब हम रसायन मुक्त खेती की बात करते हैं और एक स्थायी जीविका जो कि कृषकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी बात करते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है वो उसे भरपूर तरह से जो है पूरा कर सकती है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा है, सबके उसमें ध्यान में भी आता है कि यील्ड रहेगी बराबर की नहीं रहेगी, लेकिन इसमें क्या है कि बड़े सारे अध्ययन भी हुए हैं कि उसमें ये रहती है, जो यील्ड है बराबर रहती है। इसका एक तो हम जो क्या करते हैं कि मुख्य फसल होती है और अंतर फसल होती है। तो मुख्य फसल तो एज इट इज जैसे हम केमिकल फार्मिंग में, रासायनिक खेती में करते हैं, वैसे ही रहेगी। और साथ में जो उसका स्पेस बचता है बीच में, तो उसमें हम अंतर फसलें लगाते हैं। तो अंतर फसलें लगाते हैं, तो और ऐसी फसलें लगाते हैं जो आपस में compete नहीं करते हो, कंप्लीमेंट्री हो। जैसे हम बात करते हैं दलहनी फसलें हों, तो दलहनी उनको न्यूट्रिएंट भी, दूसरी को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो उस कारण हमारा है कि जो मुख्य फसल तो देगी अपनी जो प्रोडक्शन देगी, साथ में अंतर फसल भी देगी। तो उससे जब हम बात देखते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो बराबर रहेगी। और जब आप स्थायी जीविका की बात करते हैं, तो एक इसमें क्या है कि जब हमारे पास हमारा एक सबसे बड़ा है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो कृषि लागत है, वो कम हो जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें तो हम मार्केट में निर्भर नहीं है। मार्केट में निर्भर किसके लिए होंगे? अगर हमारे पास बेसन नहीं होगा या गुड़ नहीं होगा, तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए होंगे। तो बाकी तो हमारे फार्म पे उपलब्ध होती हैं, तो हमारे खेतों में उपलब्ध होती हैं, बाकी जो भी हमें बनाना है वो हमारे खेतों में उपलब्ध है। तो उस कारण मार्केट पे डिपेंडेंस कम, उससे हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ जो कल्टीवेशन है, जो खेती की लागत है, वो कम हो जाती है। तो जब खेती की लागत कम हो जाएगी तो किसानों का शुद्ध लाभ भी बढ़ जाता है। जी, बात की जाए प्राकृतिक खेती के आने वाले समय में प्रभाव की, चाहे वो इकोनॉमी पे हो, चाहे हमारे पर्यावरण पे हो या मानव स्वास्थ्य पे हो, तो वो हम किस प्रकार से इसे देखते हैं? क्या ये और ज़्यादा बेहतरी की ओर जा रहा है? एक अगर हम देखेंगे तो बेहतरी की तरफ जा रहा है जी। कि एक तो जैसे हमने बात की अभी कि ये जो लाइवलीहुड, जो सतत जो आजीविका है हमारी, क्योंकि इसमें बाहर से तो कुछ नहीं खरीद रहे हैं हम, तो सारा हमें अंदर यहाँ पे अपने फार्म पे मिल रहा है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन है, वो कम है और शुद्ध लाभ फार्मर को ज़्यादा है। दूसरा साथ साथ में क्या है कि हमारे अब धीरे धीरे जो कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर जिनको बात करें, वो भी अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो वो भी उन फार्मर की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे ये उगाई जा रही है, तो जो फसलें उगाई जा रही हैं, एक ये है। तो दूसरी साथ साथ में इसका बहुत बड़ा प्रभाव ये है कि आपकी जो मृदा, जो मिट्टी है, उसकी सेहत अच्छी होती है। उसमें क्या होता है कि जो आपके जो हमारे सहायक जो होते हैं, खेती में सहायक जीवाणु होते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, जो नेचुरल फार्मिंग है। जो केमिकल फार्मिंग में क्या होता है कि जो हम केमिकल वो करते हैं या फर्टिलाइजर उसको देते हैं, तो उससे वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है कि हमारे जो जीवाणु हैं, जो कृषि में सहायक होते हैं जीवाणु, जो और वो बढ़ते रहते हैं, मित्र कीट बढ़ेंगे हमारे। तो उससे साथ में क्या होगा, हमारे जो जीवाणु बढ़ेंगे तो हमारी सॉइल की, जो मिट्टी की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। जब मिट्टी की हेल्थ इंप्रूव होगी ओवर ए पीरियड, उसमें उर्वरक जो क्षमता है, फर्टिलिटी है, वो भी बढ़ती रहेगी। तो दूसरा ये है कि आपका साथ साथ में इन्वायरमेंट के जो फर्क है, अब हमारे पास इसमें क्या है कि जब हम केमिकल जो नहीं कर रहे हैं, जब खेती नहीं कर रहे हैं, तो हम रसायनों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस कारण जो उसमें जो हमारा कार्बन एमिशन था उसमें बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल कम होगा इसमें। तो इन्वायरमेंट भी पोल्यूट नहीं होगा। केमिकल हम डाल रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, तो उसमें भी हमारा जो मिट्टी है और मिट्टी के नीचे का जो भी है, ठीक है, वो भी आपकी सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, इन्वायरमेंट हमारा अच्छा रहेगा। और साथ साथ में मानव स्वास्थ्य जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मानव स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि गौमूत्र है और गौ का गोबर है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक रहेंगी। और साथ साथ में
अगर हम बात करें तो वो मिट्टी तो है ही है, इन्वायरमेंट जी। हमारा ये सारा हो गया और आजीविका हमारी चलती रहेगी इससे। जी, तो ये कृषकों के लिए बहुत अच्छा है कि यदि वो स्थायी जीविका चाहते हैं, साथ ही साथ वो पर्यावरण को भी सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी प्राकृतिक खेती से जुड़ें और इसका लाभ प्राप्त हाँ, करें। बिल्कुल। जैसे हमारा अभी हम जैसे बीच में फार्मर से बात करते रहते हैं, जी। तो हमारे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मित्र कीट, जी। उनकी संख्या बढ़ रही है। जो दूसरे जिनके लिए हम कीटनाशक यूज़ करते हैं, तो हमारे मित्र कीट जो काम कर रहे हैं। जी। साथ साथ में अगर हम जैसे धीरे धीरे जब किसानों से बात करते रहते हैं, तो जैसे हम सेब की बात करते हैं, तो जब वो केमिकल स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या है कि हमारा जो मधुमक्खियाँ जो पोलिनेशन में हेल्प करती हैं, तो वो क्या है कि हमारा वो सारी नहीं रहती हैं, वो भाग जाती हैं वहाँ से। जी। तो अब क्या है, जब आप ऐसे ऐसे काम जैसे प्राकृतिक खेती करते हैं, तो मधुमक्खियाँ आ रही हैं, तो पोलिनेशन आपकी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे हमारी सारी चीज़ें वन्य जो हमारे चिड़ियाँ आती थी, बाकी सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ, वो भी हमारे खेतों में आ रही है। एक बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है वो खेत में बनता है। जी, जैसे आपने बात की कि आप जो हैं बात करते हैं, कृषकों से बात करते हैं, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं प्राकृतिक खेती को लेकर, तो किस तरह का रिस्पांस आता है कृषकों की तरफ से और कैसे आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ जो है कृषकों का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है? अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो हमारा प्रदेश स्तर पे एक योजना चल रही है, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और साथ में जो आत्मा एजेंसी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो वो हर ज़िले में उनके सारा सेटअप है, कृषि विभाग का ऑलरेडी सेटअप है। तो वहाँ पे आपका हर ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा होते हैं, देन हमारे ब्लॉक में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर होते हैं, वो फार्मर के साथ डायरेक्ट लिंक में होते हैं और उनको जो है वो रेगुलर पीरियड पे हमारे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं। बाद में जो अच्छे अच्छे फार्मर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उनके एक्सपोजर विजिट करवाते रहते हैं और हमारे मास्टर ट्रेनर्स होते हैं वहाँ पे। तो इस कारण जो है वो लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है और अभी तक अगर हम देखें तो 1,80,000 के करीब जो है किसान जो है इसमें जुड़ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रदेश के कृषक हैं वो इस खेती के प्रति जो है वो जागरूक हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने साथ साथ जो है पर्यावरण को भी संभालें, उसे सहेजें। डॉक्टर साहब, बात की जाए मार्केटिंग की या हम कहें कि किस तरह से जो लोग प्राकृतिक खेती से जुड़ रहे हैं उनको प्रोत्साहन की हम बात करें तो किस प्रकार का प्रोत्साहन रहता है? वो मार्केटिंग के तौर पर भी देखें या अन्य हम किसी तरह से उनकी जो फसलें हैं उनको प्रमाणित करने के तौर पर देखें, तो क्या कुछ है वो? इसमें सबसे पहले आजकल विषय यही आता है कि पहले प्रामाणिकता का। जी। अगर कोई ग्राहक है जो अवेयर है, वो तो हमेशा चाहेगा कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो करेंगे कि कहाँ से आ रहा है। जी। तो उसकी प्रामाणिकता क्या है, तो उसके लिए जो हमारा जो एक प्रामाणिकता का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सितारा नेचुरल फार्मिंग के नाम से शुरू है, वहाँ पे किसानों को उसमें प्रमाण देते हैं। तो और बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसमें उसकी वेबसाइट है कृषि विभाग में जो हिमाचल SPNF उसकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको भरना पड़ेगा कैसे कैसे कर रहे हैं, और जैसे आप क्लिक करते हैं तो अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो आपको पहले ही दिन जब आप करते हैं तो आपको 1 स्टार, या जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी तो प्रमाण मिल जाएगा, आपको A स्टार मिल जाएगा। और धीरे धीरे फिर आपका अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं उसको और पार्शियली कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसको जो अपने जो साथी फार्मर्स हैं वो प्रमाणित करें और कृषि विभाग प्रमाणित करता है, तो उसको फिर जो है उसको 2 स्टार मिलते हैं। जो कंप्लीट रूप से काम कर रहा है उसको कृषि विभाग प्रमाणित करता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसको 3 स्टार मिलते हैं। तो जब उनको स्टार मिल गए, जो प्रमाणित हो गए, तो उनको एक QR कोड देते हैं। तो जब भी वो कहीं अपना उनका प्रोड्यूस जाता है तो QR कोड जाता है, तो उससे ये जब आप फिर कोई स्कैन कर सकता है, उसमें अपने मोबाइल से स्कैन कर सकता है, तो उसमें पता लग जाएगा कि लॉट कौन से फार्मर से आया। तो इसमें ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इसमें सबसे बढ़िया है। तो जब कोई भी ग्राहक देखेगा कि नहीं फलाने फार्मर से उससे, और कंफर्म भी कर सकता है, फ़ोन नंबर होगा, सारी चीज़ें उसमें आएंगी, तो वो देख सकता है। तो एक तो प्रमाणिकता, उसी के बेसिस फिर आगे चलेंगे। तो फिर उसके बाद जैसे मार्केटिंग की बात की, तो आजकल जैसे ग्राहक भी जैसे आस पड़ोस में हैं, तो उनको पता होता है कि हमारे कौन आस पड़ोस में कौन से काम कर रहा है या प्राकृतिक खेती पे काम कर रहा है फार्मर, तो एक तो वहाँ से जो खुद आपने पर्सनली जा सकते हैं, जाते हैं वहाँ से लेते हैं। दूसरा, अगर आपके पास प्रोड्यूस मात्रा में ठीक है, तो एक तो जैसे कैप्टिव आउटलेट
कैप्टिव आउटलेट खुले हैं, जैसे शिमला में है तो वैसे वैसे, और साथ साथ में हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है 12, हमारी पूरे प्रदेश में 12 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज खुल गई हैं और कोऑपरेटिव्स हैं, तो उनके थ्रू भी मार्केटिंग हो रहा है। तो मार्केटिंग में मुझे लग रहा है इसमें धीरे धीरे जो है वो अच्छी व्यवस्था डेवलप हो रही है। जी, बात की जाए कि जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो वो किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, अगर आप संक्षेप में हमें बताएं। संक्षेप में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे, जैसे हमने बात की कृषि विभाग के पास जाके, या जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा है और साथ साथ में जो BTM ATM है उनसे बात कर सकते हैं। और मैं किसान भाइयों बहनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप छोटे लेवल पर शुरू करें, फिर जैसे आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा तो आप उसको बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि पहले छोटे से शुरू करें, फिर आप बड़े लेवल पे जाएं जब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। डॉक्टर सुभाष, आज आप कार्यक्रम में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी आपने प्राकृतिक खेती के संबंध में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि रसायन मुक्त खेती को छोड़कर किस प्रकार से हम जो है स्थायी जीविका की ओर जा सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DD हिमाचल।